सदर पाकिस्तान ने आपको याद है मुशावरत के लिए बुलाया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत की बजाय वो अमरीकियों से मिलता रहा, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर वो फुल कोर्ट कहाँ गया? बड़ा शोर डालते थे ना, कहाँ है? किसी में फुल कोर्ट बताया, हम ख्याल जजेस का इल्जाम लगाते रहे, हम ख्याल जजेस तो हम सारा देख रहे हैं, आपके सामने है। मैं 5-6 केसेस अभी आपको ताजा बता देता हूँ। आप फैजाबाद धरने वाला केस देख लें। फैजाबाद धरने में आपके सामने कॉल ऑफ तारिक मसूद साहब जिस तरह का ओपिनियन रखते हैं आपने देख लिया। उन्होंने पहले चौधरी परवेज लाई वाला जो है वो जो एक उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, कैसे पर्चों में गिरफ्तार नहीं करना, वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और अजहर सदीक एडवोकेट साहब आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। 3-4 अहम बातें करनी है सर आपसे, क्योंकि एक तो लीगल इश्यूज हैं और आप इस तरह खुल के कोई भी वकील पाकिस्तान में बात नहीं करता। आप गो के लंदन में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अदालती मामलात और दीगर मुल्क की तमाम जो मजबूरी सूरत हाल है उस पर आपने गहरी नजर रखी हुई है। तो आपसे 3-4 बड़ी चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले तो आप अपना बताएं सर, कब वापसी है? खैरियत से आप लंदन चले गए और वापस आने का कब इम्कान है सर? बहुत शुक्रिया। शायद आपको तो पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या फसाइयत का दौर चल रहा है, क्या हालात और वाकयात हैं। 13 अप्रैल को आपको याद है कि मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, नॉमिनेटेड मैंने पर्चा का, फोरेंसिक रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। वो पर्चा, बल्कि वो तो पर्चा खारिज कर रहे हैं। बड़ी मजेदार बात जो है, मैं हाईकोर्ट में आया हूँ कि मैं मुद्दई मैं हूँ, मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद जो है ना, पाकिस्तान में फसाइयत के हालात ऐसे हो गए हैं कि है नहीं। मैंने 21 अक्टूबर को भी ऐलान किया था, नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में आ रहे थे, कि मैं भी पाकिस्तान उनके साथ आऊंगा, लेकिन कुछ नागजीर वजूहत की बुनियाद पर मैं रुक चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जितना काम मैं यहाँ बैठे कर रहा हूँ शायद पाकिस्तान में ना कर सकूं। आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर भी है, वो अपनी जगह, प्रेशर ना भी हो अपनी जगह के ऊपर कि वहां मेरा जैसा आदमी काबिल कबूल नहीं है। मेन वजह क्या है? एक अदालत है, अदालत के अंदर मैं बोल लेता हूँ, अदालत के बाहर मीडिया से आके गुफ्तगू करनी है, वो गुफ्तगू हो जाती है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, आपको पता है मेरा तकरीबन तमाम चैनल्स पे मेरी पाबंदी लग चुकी हुई है। सिर्फ एक ये चैनल है, करना है मुझे आपसे। वो सिर्फ, अच्छा चले इस पे आप सेपरेट सवाल पूछ लेंगे। तो 90 दिन के जो केस है ना, उसमें मेरी बड़ी मेहनत है। सारी मेहनत ही टोटल अगर देखा जाए 90 दिन के इलेक्शन में, वो मेरी है। मैंने जुलाई में मैं शुरू हुआ था जब इन्होंने कहा था असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करनी है। मैंने कहा था 5 साल पूरे वाले वाले आप असेंबलियां वक्त से पहले तहलील नहीं कर सकते। रोका है कि अगर आप करेंगे भी तो इलेक्शन आपको 60 दिनों में कराने हैं, आइन की मंशा यही है। लेकिन नहीं, 2-3 रिप्रेजेंटेशन लिखी, अल्टीमेटली जब असेंबलियां तहलील कर दी 9 अगस्त को, तो मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि तारीख दें आप इसकी और इलेक्शन करवाएं 60 दिनों के अंदर। सदर पाकिस्तान ने आपको याद है मुशावरत के लिए बुलाया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत की बजाय वो अमरीकियों से मिलता रहा, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और अब मैं वो सवाल सारे आपको जोड़ूंगा जो साथ ही जस्टिस काजी फाइज साहब आपने बात जो के करनी है, तो जी उस में मैं साथ ही ले जाऊंगा ताकि आपको आधा जवाब उसमें मिल जाए। अरे सर, सवाल चूंकि मीडिया वाला है, क्योंकि आप तकरीबन ऐसा नहीं है कि कभी आपने कोई मुल्क के खिलाफ की बात की हो, रियासत के खिलाफ बात की हो, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की हो, तो मीडिया पर आपका के ऊपर पाबंदी क्यों है? क्योंकि एक तो ये कि स्टांस, क्या आप पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या लीगल इश्यूज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से पाबंदी ऐद की गई है? मीडिया पर क्यों, किन के कहने पर पाबंदी ऐद की गई है? ये बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी है, सच बोलना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली मैं आज भी समझता हूँ कि इस वक्त एक सियासी जमात है कि जो मुल्की मामलात को और अवामी मसाइल को लेकर चल रही है। बाकी सियासी जमातों का अपना एक एजेंडा मौजूद है। अब इसमें जो कि सच बोलता हूँ, और नवाज शरीफ को जितना मैं जानता हूँ उस पार्टी के तौर पर, बाकी चीजों को, और मैंने जो कि 56 कंपनियों के, मैंने तकरीबन, आप याद रखिएगा, तारीखी तौर पर नवाज शरीफ के करीब कुछ दोस्त बैठे थे, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि मेरे 2 दुश्मन है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरा अजहर सिद्दीक है। अजहर सिद्दीक दुश्मन क्या करनी है? मैं तो बुनियादी तौर पर जो करप्शन के अंबार इन्होंने लगाए हुए थे उनको लेकर सामने आता था, चाहे 56 कंपनियों को, मेट्रो ऑरेंज हो, कोई भी मामला अगर उठा, पनामा का अगर के देखा जाए तो करप्शन में नैब में सबसे पहले अप्रैल में मैं लेके गया था, और सितंबर में मैंने लार्जर बेंच बनवा लिया था लाहौर हाई कोर्ट का, और नवंबर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर लिया, उस वक्त टेकअप किया था। तो उस वक्त मैं चीजें सारी मैं ले जा चुका था, ऐसा नहीं है कि नहीं, चीजों को सामने रखते हुए। तो वो चीजें सारी जो है ना,
वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल थी, तो बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं चूंकि इनमें मैं तो चैलेंज करता रहता हूँ इन सियासी जमातों, 9 मई के मैंने देखा, 9 मई का मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं जहाँ मुजम्मत की है, मैं उसमें चाहता हूँ कि मेरी जाती राय यही है कि जुडिशल कमीशन जो है ना उसमें बनाया जा सके ताकि सच और हक का जो जिसने किया है, यानी उसको एट्रीब्यूट करना इमरान खान की तरफ, ये मैं नहीं समझता। जो कि मैं इमरान खान से बड़ी दफा मुलाकातें रही है, मैं उनकी टीम का हिस्सा भी रहा हूँ और उनके केसेस में मैं बड़ी दफा पेश भी हुआ, तो इसलिए मुझे बहुत सी चीजों का अंदाजा है। तो इसलिए और खास तौर पर PMLN में आपने कई दफा मेरे अता तारड़ के साथ प्रोग्राम ने, आल हाशमी के साथ प्रोग्राम देखे होंगे आपने, और इनकी कई लीडरशिप के साथ वो पूरा फेस करना उनका बड़ा मुश्किल होता है, जो कि मैं कानूनी पोजीशन भी समझता हूँ, सियासी तौर पर भी चीजों को समझता हूँ, और अगर सोशल इशू को भी जितना मैं समझता हूँ इनके पास, जो कि मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी होती है, तो ये खास तौर पर जो है ये फैसला उसी वक्त हो गया था कि जब मैं गालिबन 25 मई को या 24 मई को हामिद मीर के साथ एक प्रोग्राम हुआ था ताड़ का, और उसमें मैंने जब एक एक चीज सामने रख दी गई, तो मेरी इतलात के मुताबिक बाकायदा वहाँ जो मुझे बताया है, साफियों ने बताया है कि नवाज शबाज शरीफ में वहाँ मीटिंग हुई, मेरा तस्करा हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसको टीवी पे आने का बंद किया जाए, इसको तो बाकायदा आप रोका कह रहे जाए। हैं ये नून लीग ने पाबंदी लगवाई है या किसी और ने पाबंदी लगवाई है? किसने देखिए पाबंदी लगवाई है? देखिए एक तो बेसिकली ये ज़हन में रख लीजिएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी आवाज बंद की हुई है, और नून लीग के आने से पहले जो जो सारे मामलात को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। आप जो मर्जी आप कहें, जिस तरह मर्जी कहें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करती है इदारों को, कैमरों को भी कंट्रोल करती रही है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। हो ये गया सोने पे सुहागा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी साथ आ खड़ी हुई, और उस वक्त बैठकर ये फैसला किया गया। फिर मुख्तलिफ चैनल फिर भी बुलाते रहे मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन तमाम चैनल्स के ऊपर आ गई ये पाबंदी आ गई, और जो कि साथ साथ में इमरान खान साहब के मामलात को एक महाज जो है वो टोटल मैंने संभाला हुआ है, एक एक्सक्लूसिव महाज, वो फराज शहजादी के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान को अटैच करना चाहते थे कि ये उन्होंने, लेकिन वो वाला महाज पिछले 2 सालों से मैंने अकेले ही संभाला हुआ है। एंटी करप्शन ने कोशिश कर ली, नैब ने कोशिश कर ली, और FIA ने, पुलिस ने, आपको अंदाजा ही नहीं है, एंटी करप्शन का पर्चा खारिज हुआ, नैब के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, हाउसिंग सोसाइटी को उनकी पकड़ ली, उनका कारोबार तबाह हो गया, 6-6 महीने उनका अकाउंटेंट अगवा किए रखा, और उससे वो जिस तरह का झूठा बयान लिया गया, वो मैं सारी चीजें एक्सपोज कर दी हुई हैं, और गुजरांवाले में इनकी हाउसिंग सोसाइटी बंद करा दी गई, और क्या कह सकते हैं। फिर वो बड़ी बहाने कि जनाब ये असासे हैं, ये असासे हैं, मैंने बताया कि नहीं यार चीज डिक्लेयर है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनडिक्लेयर है। सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अब ये सारा कुछ वाला मैं फेस करता हूँ आकर, तो वो सुनना नहीं चाहते, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से आपको पता है अक्सरियत जो क्यादत है तो जेलों के अंदर है, तो बोलने के लिए कोई नहीं है, तो एक तवाना आवाज हूँ, तो और अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ तो, और मैं बाहर हूँ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, तो उसकी बजाय फिर यहाँ ये एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट जितना हो सकता है सोशल मीडिया पे, जैसे आपके साथ प्रोग्राम है, कुछ एक दो न्यूज चैनल ऐसे हैं जो अभी आप जो किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं, तो अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, बाकी तकरीबन तमाम चैनल जो हैं वो दबाव में आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, हमारे जो टॉप के वकील हैं सिंध में या पूरे पाकिस्तान में, उनको बहुत बड़ा हीरो समझते रहे हैं कि जुडिशरी के लिए इनकलाबी जज समझते रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन नजर आती है, रोज हम कॉज लिस्ट देखते हैं, खबरें सामने आती हैं, उनके रिमार्क्स, तो अब वो इनकलाबी जज मखसूस केसेस की समाअत करते हैं। ऐसा क्या वजह है, क्यों ऐसा है? जो क्योंकि पब्लिक में जो एक सेंटीमेंट भी पाया जा रहा है, उनमें एक परसेप्शन भी जा रहा है कि जो नून लीग के केसेस या उनको सूट करते हैं उनके लिए बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो पुराने थे या नए थे या आने वाले दिनों में उनके लिए बेहतर हो सकते हैं, वो केसेस समाज के लिए फिक्स किए जाते हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है सर? अच्छा देखिए, एक बात आपको शायद मैं आपके साथ भी कहता रहा हूँ, लॉयर मूवमेंट के 2 मकसद थे। एक था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, और दूसरा जजेस अपनी मर्जी के भर्ती करना। तो ये आपको पता है, जैसे काजी फैज ईसा कराची से कोयटा लाए गए, कोयटा चीफ जस्टिस बराह रास्त लगा लिया गया, और दौर वही था कि 2009 में जब जजेस निकाले गए PCO के तहत, और उसके बाद 105 जजेस भर्ती किए गए। तो पहले तो ये समझना है कि इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के बारे में मैं जो उसका हिस्सा रहा हूँ कि ये किसी जगह पर एक स्टेज पे आकर एक्सपोज हो गई थी कि इंटरनेशनल एजेंडा था इसका, और उसका नजर आ रहा है कि वो, और उसका बेनिफिशियरी देखा जाए यानी बुनियादी तौर पर
ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि हर दफा जो हमारी जुडिशरी आड़े आ जाती है, तो उन्हें एक ऐसी जुडिशरी चाहिए थी जो यस मैन हो। अब लोगों का कहना है कि इस वक्त हमारी जुडिशरी जो है वो यस मैन है, यानी उसको अब जैसे काजी फाई साहब बड़ी बातें होती थी, बड़ा मेरिट की बातें करती थी, मैं और आप या बहुत से लोग हम कहा करते थे, इनका अपना जो रेफरेंस था जुडिशल काउंसिल में इनकी मिसेज के हवाले से खुल के हमने बातें की, और आज भी वो मनी ट्रेल नहीं है, वो दफन कर दिया गया, लेकिन मनी ट्रेल आज भी नहीं है जिस तरह पनामा का मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, और वो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से ओवरलैप करती थी, और हम ये सारा कुछ बताते थे। फिर उन्होंने जो उस वक्त अपने केसेस में आके कहा कि जनाब मेरा ओपन ट्रायल होना चाहिए, पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए, याद है फुल कोर्ट सुनना चाहिए, वो सारी ख्वाहिशात उन्होंने आकर पूरी की, और वो उससे क्या हो गया, सिस्टम एक्सपोज हो गया। लाइव दिखाया तो अब लोग, अब जजेस डर गए कि ये क्या हो गया, तो बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जागसाई हुई। फिर वो फुल कोर्ट कहाँ गया, बड़ा शोर डालते थे ना, कहाँ है, किसी में फुल कोर्ट बताया, हम ख्याल जजेस का इल्जाम लगाते रहे, हम ख्याल जजेस तो हम सारा देख रहे हैं आपके सामने। मैं 5-6 केसेस अभी आपको साथ ताजा बता देता हूँ। आप फैजाबाद धरने वाला केस देख लें, फैजाबाद धरने में आपके सामने कॉलोफेल में तादाद बड़ा वादे तौर पर आ चुका है, वो क्या बातें होती थी, अब क्या बातें होती थी, नजर आ गया। ये नहीं पूछा पिछले 4 साल जजमेंट में अमल दरामद क्यों नहीं किया, ये पूछा ही नहीं उन्होंने, और जो कुछ उसके बाद इनडायरेक्ट तरीके से जिक्र तो करते रहे कि जनाब ये हालात है, लेकिन क्या वाकई उस पर अमल दरामद किया है, तो नजर आ रहा है कि नहीं किया। अगर उस पर अमल दरामद हुआ तो हालात और वाकयात ना होते, ये सिस्टम। फिर ये 90 दिन का इलेक्शन का जो मैं आपके सामने, अच्छा उससे पहले अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देख लें, वो कंप्रोमाइज हुआ है, मैं समझता हूँ अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हुई है, मेरा अपना ओपिनियन है उसके बारे में। आपने 184(3) खत्म कर दिया है। वो जो 2005 में इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक ह्यूमन राइट सेल बना हुआ था, यानी वो क्या कह रहा था आप लोगों को, ह्यूमन राइट सेल वो क्या कह रहा था, इनको वो इंसाफ दे रहा था, वो भी बंद कर दिया। आपने देखा जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म देखें, ये एक ऐसा बाब है जो आपने अंधेरे में फेंक दिया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में। 184(3) को बिल्कुल इख्तियार, चूंकि 184(3) इस्तेमाल हुई थी जैसे काजी फाइसा के अगेंस्ट, तो अपने जाती जो अनाथ थी या मामला थे उनको सामने रखते उन्होंने इस तरफ लेकर आ गया। अब यहाँ क्या क्या किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कंप्रोमाइज हो गया। जब बेंच में केस कैसा लगना है, चीजों से बलूचिस्तान हाईकोर्ट रहे हैं, जितना ये गलत इस्तेमाल हाईकोर्टों में होता है, वहां नहीं ख्याल है, जजेस बैठे हुए ना, क्या इनको नहीं पता कि हाईकोर्ट में किस तरह इस्तेमाल होता है, कौन सिंगल जज बैठ के सिस्टम को कैसे चला रहा है, खानदानी मामला को लेकर चल रहा होता है। अभी भी देखिए जैसे आमिर फारूक साहब का रोल है, वहां पर मखसूस बेंच, और लाहौर हाईकोर्ट के अंदर देखिए मखसूस बेंचेस जो है वो मामला को लेकर चल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि अभी तक उनकी ग्रिप कोई नहीं है, और वो चीजें फायदा जो बातें हो रही थी कि अपना यहाँ लंदन में बैठकर नून लीग या पाकिस्तान में कहते थे जैसे काजी फाइसा का दौर आएगा, देखिए आप उठाकर देखें ये इलेक्शन डिले क्यों किए गए, हमें नहीं पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था कि ये क्या फोकस करके चले, इसलिए 2 वक्त से पहले 2 असेंबलियां तहलील की था कि मेरिट पे बात हो, इलेक्शन ही होने दी है। जो चीजें से उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा इलेक्शन कराया 90 दिन के अंदर, और जब इनके पास 90 दिन वाला मामला आया और ये बहुत से सवाल उठ गए, एक ऐसा फैसला दिया है जिसने नजरिया जरूरत को सामने रख दिया। 4 सवाल तो आप जो ये सर नहीं कह सकते कि जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबलियां हैं जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, ज़ायदुल मियाद हो चुकी हैं, और उनकी इस तरह ज्यादा मुद्दत को भी उन्होंने कानूनी करार दे दिया है अपने इस फैसले के बाद, ऐसा फील हो रहा है सर? जो फील किया हो रहा है यार, मेरे सवाल थे, बड़ी मजेदार बात बताऊं, अब मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। मैंने जब 90 दिन वाला वो लिखता रहा, नहीं किया, सदर को कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, नहीं लिखा, अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान ने 13 सितंबर को मैं सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गया कि 90 दिन में इलेक्शन फाइल होनी चाहिए, ये मुनीर अहमद की तरफ से फाइल मैंने किया। फिर मैं लाहौर हाईकोर्ट आ गया, लाहौर हाईकोर्ट ने भी वैसे ही लटका के 15 दिन में जवाब दे ना, मामला आया सामने, उसमें सबूत इतने मैंने लगा दिए, सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर तक का कह दिया था या आप ये कराएं, और मैंने जो कि मैं यहाँ था, पिटीशन मैंने फाइल करवाई थी, जो अनवर मंसूर साहब को मैंने भेजा, अनवर मंसूर साहब को तो बहस ही नहीं करने दी यार, रिकॉर्ड की बातें हैं, वो मुनीर अहमद की तरफ आगे और लफ्ज इस्तेमाल किया, मुनीर अहमद सिंह जैसे लोगों को फिक्स करना होगा। क्यों फिक्स करना होगा भाई, हम सिस्टम के खिलाफ चलते हैं। अच्छा क्या था, वो क्यों था कि अब सारा आलम आपको याद होगा, इसकी तैनाती हमने चैलेंज की थी आपका कई दफा, और ये मैंने 2015 में, क्योंकि ये एक लिबरल एजेंडा लेके चल रहे थे, LGBTQ और ये सारी ओपन सोसाइटी को प्रमोट कर रहे थे, और मैंने 2015 में चैलेंज की इसकी, और नवंबर 2017 में लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट पे टेलर मेड एडवर्टाइजमेंट इनको रिमूव कर दिया। ये क्या करते हैं, जब ये केस लगता है 90 दिन का,
उससे पहले फैजाबाद धरना का केस लगता है, वहां चले जाता है और वहां कहता है मुझे पैमरा के चेयरमैन से निकाला गया। इधर उधर की उल्टी सीधी बातें वो सारी करती हैं। और कमाल की बात है कि फैजाबाद धरने का फैसला होता है जनवरी 2019 में। तो ये सारी बातें तो बातें कर सकते थे, तुम बजा के, तुम रोका था किसी ने? नहीं किया। वो अब डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की ताकि असल सवाल जो है ना मैं ना उठा सकूं। अब असल सवाल जो जजमेंट आई है ना, उसमें 8 फ्लॉ मैंने बताए हैं। सबसे पहला जो है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए, कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस है खामोश बैठे रहे। आर्टिकल 48 के तहत तारीख देनी थी सदर ने, सेक्शन 57 छोड़ दिया, वो नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन। आइन और जस्टिस अतर मिल्ला ने सेपरेट नोट लिखने का कहा, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया। फिर है कि जनाब जो आप हल्का बंदियों के हवाले से, हल्का बंदियों भैया जब आपने इलेक्शन कराने हैं 5 साल में, हल्का बंदियों से डिले नहीं हो सकता। आपने 254 आर्टिकल यहाँ तो इस्तेमाल कर लिया, वहां भी कर सकते थे कि पुरानी हल्काबंदियों पे इलेक्शन करते। किसने कहा भाई वोटर तो सारे, सिर्फ क्या फर्क था, ये एक आध सीट का फर्क एक पड़ना था या 2 या 4 सीटों का। लेकिन आपने क्या किया, इनको तोड़ डाला। आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन आपने की नहीं की। और फिर बड़ा अहम सवाल था, और कामरान मुर्जा साहब ने कह दिया कि जो वजीर आला थे बलोचिस्तान के, वो सोए हुए थे, उनको वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग में उठाकर ले गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और 2 निगरान वजीर आला बैठे थे जिन्होंने बैठकर ये फैसला किया कि पहले हल्का बंदियां होंगी। आपके सामने मौजूद है। ये वाला सवाल भी छोड़ दिया और आप हल्का बंदियों के हवाले से भी और निगरान वजीर आला के हवाले से मामला ये भी छोड़ दिया। फिर जो सबसे अहम जो बात है कि इलेक्शन कमीशन की सब शफाफियत पे सवाल उठाए गए थे, जो जुल्म हो रहा था उसमें भी कोई बात नहीं की। ये वो बुनियादी तौर पर है। अब इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं। अभी 2.5 महीने तकरीबन 2 माह 11 12 13 14 दिन हो चुके हुए हैं और मां सिवाय नून लीग के अलावा या वो चीजें जो बातें वो कहते थे उसके आप उठाकर देख लें कौन कौन सारे मामले अगर देखा जाए तो उन्होंने बुनियादी तौर पर, और वो फिर वो जो हम ख्याल बेंच, यानी अभी अगले हफ्ते में लगा हुआ इमरान खान की केस, इस हफ्ते में क्यों केस नहीं लगाया बेल का? क्योंकि जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब मौजूद नहीं थे। और जैसे सरदार तारक मसूद साहब जिस तरह का ओपिनियन रखते हैं आपने देख लिया। उन्होंने पहले चौधरी परवेज लाई वाला जो है वो जो एक उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी कि ऐसे पर्चों में गिरफ्तार नहीं करना, वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। फिर पेशावर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का वो विड्रॉ कर लिया। तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ क्या है। और जो हम ख्याल बेंचेस को लेकर चले थे, हम ख्याल बेंचेस नजर आ रहे हैं यहाँ चाहिए ना। अब इनको कहाँ के वो बड़े बड़े वो जो बातें करते थे, फुल कोर्ट बनाया ना हर केस में, क्यों नहीं बनाया फुल कोर्ट? इन्होंने 90 दिन के इलेक्शन में फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? सवाल जवाब देना इस बात का। लेकिन नहीं, ये नजर आ रहा है और कौम को उम्मीदें तोड़ती जा रही हैं। 2 दौर के काजी याद रखिएगा, तारीख में याद रखे जाएंगे। एक जुल्फकार अली भुट्टो को जब अदालती कत्ल किया गया, उस दौर के काजी, और आज के काजियों में जाहिर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ मार्शला नहीं सही, पार्शला मौजूद है और नजर आ रहा है कि ये लोग उन चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट में अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सर एक और इसी से चूंकि रेलिवेंट है मामला कि एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सर, लेकिन अब नजरसानी की अपीलें दायर की गई हैं। आपको पता है कि वो रिटायर्ड जस्टिस हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से बड़े, वो भी इनकलाबी जज जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो कि आजकल निगरान वजीर आला है सिंध के, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान की हुकूमत ने, वो भी निगरान है, उन्होंने भी जो है वो दरखास्त दायर की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसको खत्म करके ये मिलिट्री ट्रायल होने दिया जाए। नजरसानी की अपील की है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक तो निगरान हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जा सकती है या नजरसानी की अपील कर सकती है? दूसरा, क्या वाकई ही सर ये फैसला कलअदम हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का था इस निगरान हुकूमत की अपील के बाद? देखिए, एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा था कि जजेस जो हैं वो उस वक्त भर्ती किए गए। और ये जो कुछ आप पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं ना, ये उस एजेंडे से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। मुझे बहुत सी तफसीलात पता है, मैं फिर किसी वक्त इस बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन एक ज़हन में रख ले, मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, आपने नहीं कराए, तो ये आइन टूट रहा है। यहाँ पर आइन यहाँ टूट रहा है। और अगर वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट सुनना भी चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। तो लिमिटेशन का पॉइंट रहा है, ये अपनी जगह है। जो नई हुकूमतें आएंगी वो आकर बैठ कर देखे कि चलाना है या नहीं चलाना। निगरान हुकूमतों का तो इख्तियार मैं समझता हूँ बड़े वाज़ेह तौर पर ये है नहीं। फिर वो इनकलाबी जज, क्या बात है, क्या वो मकबूल बाकर की बात कर रहे हैं? आपको याद है उस वक्त जो मजाक उड़ाया करता था इस बात का कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। सुबह सिंध में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही, वो निगरान वजीर आला है।
नजर नहीं आ रहा है ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कहाँ की उनकी अपनी जजमेंट है, वो सवाल है। और फिर यही बात है जो बड़ी बातें कहा करते थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे, मिलिट्री के वो निगरान हुकूमतों के तरफ से बैठकर वो डिफेंड करते फिरे। तो यार इन्हें आईना भी देख लेना चाहिए। और कहांगे वो जस्टिस काजी फाजी साहब, तो सवाल तो ऐसे उठेंगे आज, तो बैठकर आप अंदाजा लगाएंगे जो कहा जा रहा था कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के लिए जस्टिस काजी फाजी साहब पता नहीं खौफ की अलामत होगा, वो कहाँ गया खौफ, कहाँ गई वो बातें? अब तो सारा जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ हम देख रहे हैं। और मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई इंप्रेशन अगर देखा जाए डेवलप हो सका। बहुत मायूसी है, मायूसी इस हवाले से है कि बड़ी उम्मीद थी। वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट जज बैठे हुए हैं, सवाल उठ रहे हैं, और अल्लाह करे कि सबको जरा कभी कभी कुरान मजीद पढ़ लें, कभी अहादीस का मुताला कर लें, कभी सोसाइटल वैल्यू को समझ लें कि ये जो कुछ हो रहा है किस जुबान से, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं सारे मामलात को। हम, मेरे जैसा आदमी भी आपके सामने मौजूद है, इस वक्त मुझे दुख होता है इस बात का कि मैंने एक दौर में अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट, आपको पता है, मैंने पाबंदी लगवाई थी उनकी तकरीर तशहीर के ऊपर, किस तरह की बातें। तो आज इमरान खान को देख के तो मुझे तो एहसास हो रहा है कि यार ये आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो माजी में कहीं पाकिस्तान एमक्यूएम का अगेंस्ट ऐसा ना हो। मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, पहले शायद मुझे एहसास नहीं था इस बात का, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ मामला, इससे देख के मुझे एहसास हो रहा है कि जो उस वक्त हुआ अल्ताफ हुसैन के साथ शायद वो गलत ना हो, कि जो कुछ ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अभी तक तो पाकिस्तानी कोर्टों से कोई ऐसी चीज मेरे सामने भी नहीं आ सकी है। तो मेरे लिए बड़ी एक तकलीफ से बात है कि ये जो कुछ भी ये निजाम है इमरान खान के साथ हो गया, मुझे भी अपने नजरियात अब सोचने का कि दोबारा सोचो, इस बात को रीथिंक करो क्या हो गया। इमरान रियाज वाला केस में जब मैं कहा तो मैंने उस वक्त बैठकर वहां क्या हुआ, मैंने यही कहा था ना कोर्ट में कि हम पंजाब को बलोचिस्तान नहीं बनने देंगे, वजीरिस्तान नहीं बनने देंगे, कराची नहीं बनने देंगे। बड़ा इल्जाम लगा मेरे ऊपर। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, मैं तो सिविल लिबर्टीज की बात कर रहा हूँ। तो अब अल्लाह करे, और मैं समझता हूँ कि इन सारे हालात को अगर सामने रखकर, और अब एमक्यूएम के हवाले से कुछ चीजें तो अब आपके सामने मौजूद हैं, और अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये हो रहा है तो अल्ताफ हुसैन के हवाले से मामला सोचने की बात है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने वाकई ये सारा कुछ किया है, लेकिन अभी जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये देख के हमारी तो आंखें खुल गई हैं। सही है। तो आपको हालात बेहतर नजर होते हुए नजर नहीं आ रहे फिल वक्त, या कुछ टाइम में शायद बेहतर हो सकते हैं? अवाम का जो सेंटिमेंट है उस हिसाब से हुकूमत, रियासत और हमारे अदालती जो इदारे हैं वो सही काम करना शुरू कर देंगे? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम मुल्क दुश्मन कहते रहे, मैं नहीं कहता। इस दौर में अभी आंखें बंद थी मेरी, जब शाह फैसल को से वादा कर लिया ज़ियाउल हक ने मैं दे दूंगा, वो इस मुल्क से निकल ना सका। और जिनको हम विवतन समझते हैं उनको निकाल के भी ले जाते हैं, ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, ले आते हैं। तो सवाल तो बड़ा ये है, और इस वक्त खुल के बातें होती हैं कि अमेरिका और बरतानिया साथ है, तो इमरान खान का वापसी नाउमीदी है। अब ये सोचना हमारी सियासी जमातों को है कि जब ये बातें हो रही हैं कि बैरून मुल्क बैठकर, मैं नहीं कह रहा, आज खुद सर्वे कर ले, आगे खुल के बातें हो रही हैं कि अमेरिका और यूके जो है वो साथ है, इमरान खान वापस इक़्तिदार में आए, तो ये शर्म से डूब बनने का मकाम है। मैंने जब मैं यूके आया था तो मैंने 5 जून को मिसाके पाकिस्तान का नारा लगाया था, और मैं चाहूंगा कि मेरा जो मैं अभी अल्फाज अदा करने लगा हूं, आप इसका अलहदा क्लिप जो है ना वो जरूर चलाइएगा। मैं कि पाकिस्तान में क्यों कह रहा था, मैं ये नहीं कि मैं पॉलिटिकली ज्यादा समझता हूँ चीजों को, लेकिन मैंने सब इदराक कर लिया था इन चीजों का। 5 जून को मैंने जब यहाँ आके मैंने मिसाके पाकिस्तान की, ये नहीं मैंने कहा कंप्रोमाइज करने के लिए, कि सियासी जमातें सिविल लिबर्टीज के लिए इकट्ठी हो जाए और वो साफ शफाफ इस मुल्क में इलेक्शन कराएं। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। और ये मुल्क ये मोटरवेज वगैरह से नहीं तरक्की करने वाला। क्या सड़कें बनने से मुल्क तरक्की करता है? मुल्क तरक्की कहाँ करता है? जहां तालीम का निजाम बेहतर हो, जहां लोगों को इंसाफ मिले, जहां की मौशियत बेहतर हो। ये मोटरवे से अब क्या इंडिया ने मोटरवे बनाने से अपनी तरक्की की है? उन्होंने आईटी की टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी में, उन्होंने हर टेक्नोलॉजी के अंदर मुल्क को आगे लेकर चले गए। हमने क्या किया? हमने तो तबाही कर दी है इस बात को सामने रखते हुए। तो इसलिए मैं भी समझने पे मैं भी मजबूर हूं इस बात को सामने रखते हुए, ये पाकिस्तान में ये हाइब्रिड निजाम खुदारा खत्म हो। और आज भी मैं कहूंगा कि तमाम सियासी जमातें जो है ना वो मिसाके पाकिस्तान में इकट्ठी हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तो ही ना रखिएगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट की जमात है, ज़ियाउल हक उनका बाप था,
फिर जिस तरह के नारे रोग आर्मी का नारा लगाया उन्होंने, यहाँ आपके सामने मौजूद है। गुलभूषण जाधव के मामले में देख लें, सिरिल अलमेडा के मामले में अगर आप उठाकर देख लें इन सब चीज़ों को, तो हमें समझ आती है। मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और MQM से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो इस चीज़ को सामने सोचे कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। ये मुल्क अगर आगे जाएगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना फिर हम अंधेरों में ही रहेंगे। सर बिल्कुल, आपने आज काफ़ी अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि आपने खुल के बातें की और वो दिल में जो बातें थी लोगों तक पहुँचाने की आपने कोशिश की। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ सर, आपकी और हम सबकी यही दुआ है कि हमारा मुल्क बेहतर हो। देखें, सियासतदान आते हैं, लोग कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को इस्तेमाल करती है। हमें तो जो नज़र आ रहा है ऐसा लगता है कि सियासतदान अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर उन इदारों की तज़लील करा के, तज़हीक करा के अवाम में उनको नीचा दिखा के फिर उड़ान भर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया।